नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी के पाठ 26 में हम जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। जनांकीय संक्रमण अवस्था या फिर इसको जनांकीय चक्र भी कहते हैं। इससे नेक्स्ट यानी इसके जो हमने इससे पहले पढ़ा था पाठ 25, उसमें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में हमने जानकारी ली थी। ये वीडियो भी उसी का एक हिस्सा है, बनाना था लेकिन किसी कारणवश ये अलग वीडियो बन गया। कोई बात नहीं है, ये उसको अच्छी तरह समझना है आपको, किस तरह अवस्थाएं, किस तरह संक्रमण होता है, ये चीज मैंने समझाई थी। लेकिन जनांकीय संक्रमण की जो अवस्थाएं हैं या इसको जनांकीय चक्र कहते हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एक चर्चा करेंगे कि जनांकीय संक्रमण की अवस्थाएं कितनी होती है। आपको दिख रही होगी ये कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चौथी अवस्था और 5वीं अवस्था। अब इन अवस्थाओं के अनुसार किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या की क्या स्थिति होती है वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो शुरू में हम शुरुआत करते हैं प्रथम अवस्था से, यानी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था जो होती है उसमें क्या होता है। उसमें जन्म दर और मृत्यु दर कैसी होती है, दोनों ही उच्च होती है, दोनों ही उच्च होती है। समझ जाना, दोनों ही कैसी होती है। जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो प्रथम अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, उच्च होती है। यानी जन्म दर भी उच्च होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। तो ये स्थिति रहने पर किस पे फर्क पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि पर। तो आप अनुमान लगाओ कि अगर कोई देश इस प्रथम अवस्था में आता है और वहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होगी यानी उच्च बनी रहेगी, तो जनसंख्या वृद्धि कैसी होगी, यानी जन्म भी हो रहे हैं और मर भी उसी हिसाब से रहे, तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि में कोई भी ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं वहाँ की जनसंख्या वृद्धि कैसी रहेगी, मंद रहेगी। यानी प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि मंदी रहती है। अब इस प्रथम अवस्था में विश्व के कौन से देश आते हैं इसकी हम चर्चा कर लें। इसमें अफ्रीका महाद्वीप के देश जैसे सूडान, अंगोला, नाइजीरिया, कांगो आदि। यानी हमने ये प्रथम अवस्था की जानकारी ली। प्रथम अवस्था में विश्व के कौन से देश आते हैं, अफ्रीकीय देश जिसमें सूडान, अंगोला, कौन से, अंगोला, नाइजीरिया, कांगो आदि देश इसमें आते हैं। एक और देश जोड़ सकते हैं इसमें, घाना आदि। तो हमें पता लगा कि जो प्रथम अवस्था होती है उसमें जो प्रथम अवस्था में जो देश आते हैं वहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है। दोनों उच्च होने के कारण वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि होगी वो मंद रहेगी। और कौन कौन से देश आते हैं, अफ्रीकीय देश आते हैं जिसमें सूडान, अंगोला, नाइजीरिया, कांगो, घाना आदि देश उसमें आते हैं। तो ये प्रथम अवस्था है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड अवस्था की बात करते हैं। तो सेकंड अवस्था में हम बात करते हैं, तो सेकंड अवस्था में हम जन्म दर और मृत्यु दर के हिसाब से देखेंगे। तो जो द्वितीय अवस्था में यानी सेकंड अवस्था में जो आते हैं उनकी जन्म दर उच्च लेकिन मृत्यु दर गिरती हुई होती है। ध्यान रखना है, इसमें जो प्रथम अवस्था है इसमें जन्म दर तो क्या थी, दोनों ही उच्च थी। इसमें जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर क्या है, थोड़ी गिरती हुई है। तो इस अवस्था में वहाँ की जनसंख्या वृद्धि पर क्या फर्क पड़ेगा कि वहाँ की जनसंख्या वृद्धि क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ इससे पहले एक चर्चा कर ले कि
मृत्यु दर गिरती हुई, यहाँ ये चीज लिखी हुई है कि जो मृत्यु दर है वो गिरती हुई है, उसके पीछे कारण है स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। यानी इस अवस्था वाले देशों में जो चिकित्सा सुविधा होती है उनका काफी विकास होता है, तो मृत्यु दर पर क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो हल्की से मृत्यु दर क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर काफी हद तक उन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर रखा है। तो वृद्धि कैसी होगी आपको पता है, अनुमान लगा सकते हो। जन्म बढ़ रहे हैं, मृत्यु नहीं हो रही, तो जनसंख्या क्या होगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। तो यहाँ जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। तो जनसंख्या क्या होगी, वहाँ की वृद्धि दर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जन्म दर बढ़िया है, उच्च है, लेकिन मृत्यु दर थोड़ी क्या है, गिरती हुई है। तो वहाँ जनसंख्या में वृद्धि दर देखने को मिलेगी। अब इसके बाद अगर देशों की चर्चा करें, यानी देश कौन से आएंगे, इन्हीं तीन टॉपिकों के आधार पर हम संक्रमण की अवस्थाओं को समझेंगे। तो जो देश है, तो देश में कौन कौन से देश आते हैं, इसमें 2000 कहा जाता है कि 2000 तक जो देश अफ्रीका के थे वो जो प्रथम अवस्था में आते थे, लेकिन काफी हद तक वहाँ की स्थानीय सरकारों ने, वहाँ के देशों की सरकारों ने उस प्रथम अवस्था से निकलकर कहाँ आ गए, द्वितीय अवस्था में आ गए, क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य और जो साक्षरता दर है उसमें काफी हद तक उन्होंने विकास किया है। तो यहाँ लिखते हैं कि 2000 तक जो अफ्रीकी देश प्रथम अवस्था में आते थे, वह चिकित्सा व साक्षरता के विकास के कारण द्वितीय अवस्था में आने लगे। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ कि जो द्वितीय अवस्था है इसमें जन्म और मृत्यु दर की बात करें तो जन्म तो क्या है, उच्च है, लेकिन मृत्यु दर में क्या है, थोड़ी गिरती हुई है। इसके पीछे कारण है वहाँ की चिकित्सा सुविधा। फिर इसमें अगर ये स्थिति बनी, जन्म दर उच्च और मृत्यु दर गिरती हुई, तो वहाँ की जनसंख्या में क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि मिलेगी। फिर अगर हम इसमें कौन से देश शामिल करें, तो इसमें अफ्रीकी देश शामिल करेंगे जो कभी 2000 तक किसमें आते थे, प्रथम अवस्था में आते थे, लेकिन 2000 के बाद वहाँ की चिकित्सा और साक्षरता के विकास के कारण द्वितीय अवस्था में आने लगे। तो ये कौन सी अवस्था होगी, द्वितीय अवस्था। अब तृतीय अवस्था की हम बात करें तो तृतीय अवस्था में भी अगर हम जन्म दर और मृत्यु दर देखें तो यहाँ जन्म दर और मृत्यु दर में क्या देखेंगे अपन कि जन्म दर तो क्या है, उच्च है। क्या है, जन्म दर उच्च व मृत्यु दर क्या होगी, मंद होगी। क्योंकि रुकावट मृत्यु दर में तो यहाँ से आ गई थी, गिरने लगी थी, तो यहाँ आता है तीसरी अवस्था में मृत्यु दर क्या होगी, मंद हो गई। तो अब बताओ कि जन्म दर तो ऊंची है लेकिन मृत्यु दर क्या होगी, मंद होगी, यानी कम होगी। तो जनसंख्या वहाँ उस क्षेत्र की जनसंख्या यानी इस अवस्था में आने वाले क्षेत्र की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ की जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि करेगी। क्या करेगी, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होगी। ध्यान रखना कि जन्म दर उच्च रहेगी और मृत्यु दर मंद हो जाएगी। ये कौन सी अवस्था की चर्चा कर रहे हैं, तृतीय अवस्था की चर्चा कर रहे हैं। तो वहां की जनसंख्या वृद्धि में क्या फर्क पड़ेगा, वहां तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी। ये आपको यहाँ देखने से पता लगा कि जन्म दर तो क्या है, उच्च है, मृत्यु दर इससे भी डाउन होगी यानी कम होगी, बिल्कुल मंद होगी। तो जनसंख्या में क्या होगा, इजाफा होगा, यानी वहाँ की उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी। तो तीसरी अवस्था में ये होता है कि जो भी देश इस अवस्था में सम्मिलित होते हैं वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है,
तीव्र होती है, उसके पीछे कारण है, वहाँ जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर क्या होती है, मंद होती है। तो इसमें कौन से देश सम्मिलित करेंगे अपन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत हमारा जनसंख्या मतलब जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की तीसरी अवस्था में आता है। तो सबसे पहले देशों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि देश इसमें आते हैं, आदि देश इसमें आते हैं। तो तुम्हें बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको ध्यान में रखना है कि जनसंख्या संक्रमण की वो कौन सी अवस्था है जिसमें भारत आता है। तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था की विशेषता मैंने बता दी, जन्म दर उच्च होती है, मृत्यु दर मंद होती है, इसके कारण वहाँ की जनसंख्या तीव्र वृद्धि से बढ़ेगी। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि देश इस तीसरी अवस्था में आते हैं। अगर हम चौथी अवस्था की बात करें तो वहाँ की जन्म दर कैसी होगी, जन्म दर और मृत्यु दर कैसी होगी, तो यहाँ जन्म दर हम देखेंगे मध्यम, यानी जन्म दर चौथी अवस्था में जाके क्या होगी, मध्यम जन्म दर और दर तथा मृत्यु दर क्या होगी, मृत्यु दर इसमें क्या होगी, मृत्यु दर निम्न होगी, यानी मृत्यु दर और कम हो जाएगी, निम्न। तो चौथी अवस्था जब जन्म दर और मृत्यु दर की चर्चा करें तो इसमें जन्म दर क्या होगी, मध्यम, यानी इसको न तो हम उच्च कह सकते हैं, नहीं निम्न, यानी बीच वाली जन्म दर हो जाती है, तो मृत्यु दर क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। अब आप बताओ क्या फर्क पड़ेगा इस पे फर्क पड़ेगा कि यहाँ भी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ेगी, क्योंकि मृत्यु दर में क्या होता है, मृत्यु दर में भी ज्यादा, मृत्यु दर क्या होगी, बहुत कम होगी, लेकिन जन्म दर तो अभी भी उच्च न होकर मध्यम तो है, यानी जन्म तो हो रहे, मृत्यु दर बिल्कुल निम्न होगी, तो जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगी। तीसरी अवस्था में भी जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन इसके मुकाबले कम, यानी कम वृद्धि लिख सकते हैं, कम वृद्धि देखने को मिलती है। देश कौन कौन से आएंगे, यानी चौथी अवस्था में जो कौन कौन से देश आएंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, बांग्लादेश, तो चौथी अवस्था में कौन कौन से देश आ रहे हैं, चौथी अवस्था में कौन कौन से देश आ रहे हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन और बांग्लादेश। चौथी अवस्था की क्या विशेषता है, यहाँ जन्म दर कैसी मिलेगी आपको, मध्य, और मध्य के साथ साथ मृत्यु दर क्या हो जाएगी, बिल्कुल निम्न। वृद्धि तो होगी, लेकिन इसकी तृतीय मतलब जो तृतीय अवस्था है उससे कम वृद्धि देखने को मिलती है। और ऐसे कौन से देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन और बांग्लादेश। अब हम लास्ट अवस्था की बात करते हैं। तो लास्ट अवस्था में अगर हम बात करें, पांचवी अवस्था में, तो यहाँ की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है, यानी दोनों लिख सकते हैं, जन्म दर भी निम्न और मृत्यु दर भी निम्न। इन दोनों के लिए मैं एक कॉमन शब्द लिखता हूँ, दोनों ही निम्न मिलेगी, यानी जन्म दर भी निम्न मिलेगी और मृत्यु दर भी निम्न मिलेगी। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में क्या फर्क पड़ेगा, यानी क्या असर देखने को मिलेगा कि इस अवस्था में आने वाले वो देश जहाँ दोनों ही तरह यानी जन्म दर और मृत्यु दर कम मिलती है, तो क्या होगा, यहाँ की जनसंख्या मतलब यहाँ वृद्धि होगी नहीं, कि जन्म भी नहीं हो रहे, मृत्यु भी नहीं हो रही, तो यहाँ क्या होती है, यहाँ जनसंख्या वृद्धि रुक सी जाती है। कहने का मतलब यहाँ जनसंख्या ह्रास होने का डर होता है, यानी क्या हो जाता है, जनसंख्या ह्रास यानी जनसंख्या घटने की आशंका हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं जनसंख्या घटने का डर होता है, यहाँ लिखते हैं इस अवस्था में जनसंख्या घटने का
दर, यानी जो पांचवी अवस्था है वहां जनसंख्या घटने का क्या होता है, डर होता है, और वहां की जनसंख्या दुर्बल होती चली जाती है तथा जनसंख्या दुर्बल होती चली जाती है। समझ में आया होगा कि जनसंख्या घटने का डर बना रहता है, जन्म हो ही नहीं रहे, तो जो वहाँ जनसंख्या वो धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ती है। और वृद्ध, आपको पता है कि जो वृद्ध व्यक्ति होता है वो शारीरिक क्षमताओं के साथ क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, यानी कमजोर हो जाता है। तो दो समस्याएं बनी रहती है, एक तो जनसंख्या घटने का डर होता है और वहाँ जो भी जनसंख्या है वो दुर्बल होती चली जाती है। और ऐसे देशों में हम किनको रखते हैं, जैसे ऐसे देशों में एक तो पश्चिमी यूरोप, कौन सा देश, पश्चिमी यूरोप के देश, यानी जो यूरोप है पश्चिमी यूरोप के सभी देश इसमें आएंगे। साथ में आएगा रूस, तो रूस के साथ ही जापान, आदि, यानी पांचवी अवस्था में विश्व के एक तो पश्चिमी यूरोपीय देशों को सम्मिलित किया जाता है, साथ में रूस और जापान को सम्मिलित किया जाता है। अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने संक्रमण की 5 अवस्थाएं पढ़ी। एक बार शॉर्ट तरीके से मैं समझा देता हूँ कि जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर अगर 5 अवस्थाओं में देखें तो प्रथम 3 अवस्थाओं में जन्म दर उच्च है, इसमें भी उच्च, इसमें भी उच्च और इसमें भी उच्च, ठीक है। फिर चौथी अवस्था में जन्म दर के उच्च से किसमें आ गई, मध्य में, और 5वीं अवस्था में जन्म दर क्या आ जाती है, निम्न आ जाती है। अगर मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर प्रथम अवस्था में ही उच्च है, लेकिन बाद में गिरती हुई है, फिर मंद हो जाती है, फिर निम्न हो जाती है, फिर निम्न हो जाती है। ये तो जन्म दर ये होगी। जनसंख्या वृद्धि देखें, इन्हीं दोनों के आधार पर जनसंख्या वृद्धि हम देखेंगे, दोनों उच्च रहेगी तो जनसंख्या मंद रहेगी, और इसमें मृत्यु दर गिरी तो जनसंख्या वृद्धि बढ़ गई, और इसमें मृत्यु दर और मंद हो गई तो तीव्र गति से वृद्धि हुई। इसमें मृत्यु दर निम्न है लेकिन जन्म दर मध्य है, यानी जन्म तो बढ़ ही रहे, तो यहाँ पर वृद्धि तो देखने को मिलेगी, लेकिन तृतीय अवस्था के मुकाबले कम देखने को मिलेगी। 5वीं अवस्था में दोनों ही निम्न है, तो कैसा हमें रहेगा, वह घटने का, जनसंख्या घटने का हमेशा डर बना रहेगा, साथ में वहाँ की जनसंख्या दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि वृद्ध अवस्था की ओर वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। फिर हमने देशों की बात करी, प्रथम अवस्था में अफ्रीकी देश आए, द्वितीय अवस्था में भी अफ्रीकी देशों को सम्मिलित किया जाता है, तृतीय अवस्था में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, भारत तृतीय अवस्था में आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि के साथ। फिर चौथी अवस्था में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और चीन, बांग्लादेश आता है। अब उसके बाद जो 5वीं अवस्था है, इसमें पश्चिमी यूरोप के देश और रूस और जापान आदि इसमें आते हैं। अगर देखा जाए तो हम एक उदाहरण देख सकते हैं रूस का, तो यहाँ लिखता हूँ कि इसी से जुड़ा हुआ है 5वीं अवस्था से उदाहरण। तो उदाहरण किसका लेंगे हम, रूस का। अगर रूस की जनसंख्या हम देखें, रूस की जनसंख्या अगर हम 1990 में देखें तो 1480 सब करोड़ में है, इसमें लाख में, इसमें लाख है। फिर ये हम देखेंगे 2007 में रूस की जनसंख्या कितनी होगी, 1420, यानी घट रही है क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर कम है। फिर 2013 में 2020 तक हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 1380 लाख, यानी सब जनसंख्या किसमें, लाख में है। तो उदाहरण से पता लग रहा है कि रूस कौन सी अवस्था में आ रहा था, 5वीं अवस्था में है। 5वीं अवस्था की विशेषता होती है दोनों ही निम्न होती है। तो रूस की 1990 की जनसंख्या कितनी बताई, 14 लाख, मतलब 14,80,। फिर साथ में 14,20,000 यानी घट रही है, तो 20 में अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर दोनों निम्न और घटेगी, 13,80,000 हो जाएगी। तो ये उदाहरण है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको जनाती के संक्रमण सिद्धांत तो समझ में आ गया होगा। आपको 30 की अवस्था ध्यान में रखना है, एग्जाम में कभी कभार
संक्रमण की अवस्थाओं वाले देशों के नाम पूछे जाते हैं। विशेष ध्यान रखना, जिसमें तृतीय अवस्था का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि भारत इसमें सम्मिलित है। तो ये आपका अध्याय 3 पूरा हो गया। इस अध्याय 3 से एक न एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण पूछ ले, जनसंख्या वृद्धि के समाधान पूछ ले, जनसंख्या वृद्धि की समस्या पूछ ले, ऐसे घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पूछ ले। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। तो आप इसके अच्छी तरह तैयारी करें। नेक्स्ट यानी अगले जो चैप्टर है अपना पार्ट 4, उसमें फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।